मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जो बात कह रहा हूं उसको आप सुने, क्योंकि मैं सुनने के लिए आया था, आप लोगों को सुना है और यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं, तो कुछ इनको सुनने के लिए हम लोग सवाल ये खड़ा किया गया कि जो सिंधु नदी है उससे भारत का नाम जो है वो हुआ। मैं यहीं से बात शुरू करूंगा और बाद में हरबंस जी ने जो सवाल उठाया उसको ही बात करूंगा। मैं मेघ समाज की बात करूंगा, भगत समाज की बात करूंगा, इनके इतिहास की बात करूंगा, अगर आप इजाजत देंगे। तो सबसे पहली जो बात थी वो ये है, और यहाँ पर वेदों का भी बात है। वेदों के अंदर भारत नाम नहीं है, इंडिया नाम नहीं है, ये सब लोग, लेकिन सिंधु नाम। तो सिंधु नाम क्यों पड़ा, क्या इसके बारे में किसी ने तफ्तीश की है? जब आर्य लोग भारत के अंदर आए तो यहाँ के लोग जो रह रहे थे और जो यहाँ पे नदियां बह रही थी और जिस जगह से वो आए थे वहां पर इस तरह की नदियां नहीं थी। कई नदियों को देखने के बाद में जब वो इस नदी के पास में आए तो एक अथाह बहुत बड़ी नदी, हजारों किलोमीटर की वो थोड़ी नदी उन्होंने कहीं देखी थी। तो उन्होंने इसको नदी नहीं कहा, उन्होंने इसको सिंधु कहा। और सिंधु का मतलब होता है सागर, समुद्र। अगर किसी को भी संस्कृत देखना हो तो देख लीजिए, निरुक्त देख लीजिए, निघंटु देख लीजिए, या और किसी भी। तो सिंधु जो है वो नदी का नाम नहीं है, सिंधु जो है एक बहुत बड़ी विस्तृत है। मैं जो कह रहा हूं इसकी तफ्तीश करने के लिए आप ऋग्वेद पढ़ सकते हैं और उसके अंदर जो सिंधु का वर्णन किया गया है उसको आप देख सकते हैं। तो उन्होंने एक इस विस्तृत नदी को जो है वो सिंधु कहा। और इस देश, इस नदी के आसपास में बहने वाली और नदियां थी, दूसरी भी लोग थे, तो वहां पर जो लोग रह रहे थे उन लोगों से और यहाँ के जो ये लोग हैं, इन लोगों के बीच के अंदर लेकर के संघर्ष हुआ। और वो संघर्ष जगह का भी नहीं था, लेकिन मान्यताओं का संघर्ष भी था। जिस तरह की मान्यताएं वो लोग साथ में लेके आए थे और जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनकी जो मान्यताएं थी उनके अंदर आपस में संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष का जिक्र मेरे पूर्व वक्ताओं ने किया है। उन्होंने वक्रासुर कहा, और वक्रासुर है, वक्रासुर है, हकीकत का नाम वक्रासुर है, वक्रासुर नहीं है। वक्र और इंद्र का संघर्ष, और वहां पे मेघ नाम का बार बार जिक्र है। और उसके आधार पर लोग ये कहते हैं कि मेघ जो लोग हैं वो सबसे पुराने काल के बासिंदे हैं, दूसरा कोई आधार नहीं है। लेकिन दूसरा एक आधार है एथ्रोलॉजिकल। अगर मानव शास्त्रीय हिसाब से देखें तो भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको कई भागों में बांटा। मैं उन सब पे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत हो गया, मुझे तो अभी बोलने का समय दिया है और मैं जल्दी से जल्दी अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जो मेघ कम्युनिटी का मिथोलॉजिकल जो सर्वे किया है वो इंडो एशियाटिक कौम है, इंडो एशियाटिक कौम है, यूरेशियन नहीं है। कई लोग जो है इंडो ईरानियन है, जैसे आगे तो इंडो ईरानियन हो जाते हैं, लेकिन मेघों का जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो वर्गीकरण होता है वो इंडो एशियाटिक है। तो ये तो दो बातें मैंने खड़ी की। तीसरी बात अभी जो उन्होंने हेमराज जी ने कहा कि ये जो चित्र लग रहा है इस पे परियार साहब ने जो है, मैं उन प्रश्नों पे नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा के अंदर कनिंगम में खोजे थे 1920 में राधादास बनर्जी और इन लोगों ने तो सिंधु घाटी की खुदाई की
और उनके नेतृत्व के अंदर भी, लेकिन उसके अंदर जो चीजें मिली और फिर बाद में जब सिंधु घाटी की खुदाई हुई, यार हम सांग और रामकाल से बदलनी वहां पर नहीं गए लोग थे, ये रिसर्च स्कॉलर टाइप और बाद में जाकर वो हाई लेवल पे पहुंचे, तो वहां पर ये जो है मूर्ति मिली। और इस मूर्ति का क्या नामकरण किया गया, तो कुछ लोगों ने इसको प्रोटोशिला कहा, और भी जो दूसरे जो ध्यान के मुद्रा मिलती है दूसरी मूर्ति है, और दूसरा जो ये जो मूर्ति मिला, उन्होंने उस समय इतिहास के अंदर जिस तरह की राज सत्ता थी, उस राज सत्ता के अंदर वर्णन करते हुए देखा कि भाई राजा ही जो है वो ऋषि होता था, और राजा बहुत बड़ा धार्मिक कृत्य भी करता था और राज भी करता था, उसके लिए उन्होंने राज ऋषि पदवी दी, क्योंकि ये राज ऋषि की है, इसको जो है कृष्ण सिंह जो है ये नाम दिया और सभी ने इस नाम को स्वीकार। अब इसका हम बेगों से क्यों जोड़ते हैं या दूसरी कौम से क्यों जोड़ते हैं, उसका कारण ये है कि बेगों की सभ्यता या बेगों की उत्पत्ति जो है वो सिंधु घाटी के आसपास ही ये सब लोग मानते, क्योंकि इस पर ज्यादा लोगों ने इतिहास में लिखा नहीं, इसलिए कोई कहते नहीं, लेकिन कनिंघम ने स्पष्ट रूप से लिखा। कनिंघम को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जनक कहा जाता है, और उन्होंने जो बातें कही उसके बाद में जो दूसरे लोगों ने कही, उसमें ये कहा कि बेगों का जो मूल स्थान है वो सिंधु, रावी और सतलज के आसपास है। सतलज का पुराना नाम आपका जलंधर वगैरह जो होते आती थी पहले के समय, तो वहां के लोगों का जो प्रिमिटिव ह्यूमन था, उस प्रिमिटिव ह्यूमन के बाद में कुछ डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद में कुछ कबीले बने, तो उन कबीलों के अंदर जो है नेक कबीला जो है उसका पतन हो गया, ये हो गया, ये बातें अलग है, तो इसलिए लोग जो है उसको इससे जोड़ते हैं। कुछ लोग कपड़े का जो उसके ऊपर पहना हुआ है, आपके ऊपर इसके ऊपर विशेष डिजाइन देते हैं। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारा नाम, और हमारे यहाँ पर कपड़ा पहनते हमको, हम लोग इसको अजरक बोलते हैं, तो ये अजरक की डिजाइन है। पाकिस्तान में अभी भी अजरक चलता है, हमारे यहाँ भी अजरक चलता है। अजरक के अंदर इस तरह की डिजाइन डालते हैं, अजरक जो है तो ये डिजाइन है, लेकिन आप देखेंगे इस जो मूर्ति है इसके मूंछें नहीं है, मूंछें जो है वो नहीं है। कई चीजें हैं तो मैं उन पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास रहने वाले लोग कौन थे और आर्य लोग कौन थे, इन दोनों चीजों के अंदर आर्य लोगों की वहां पे बस्ती नहीं थी, क्योंकि आर्य लोग ने सरस्वती नदी को अपना मूल स्थान माना, इसलिए उन्होंने आज तक इसका नाम भी सिंधु हड़प्पा सभ्यता की जगह सिंधु सरस्वती, क्योंकि सरस्वती नदी के ऊपर ही जाकर के इन लोगों ने सबसे पहले अपनी बस्ती बनाई, ये इनके शास्त्र कहते हैं। आप ऋग्वेद पढ़िए, अथर्ववेद पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप बलि प्रस्थान त्रयी पढ़िए, प्रस्थान त्रयी का मतलब वेद, उपनिषद और गीता, उनके अंदर आपको ये चीजें मिलेगी, तो वहां पर जो है तो वो सरस्वती के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, और सरस्वती से जो यहाँ के लोग रहते हैं, जिस तरह का आज हम देख रहे हैं जैसे राज में वैसा प्रिमिटिव तो नहीं था, तो वो धीरे धीरे खत्म होता था, वो दूसरी जगह जाते रहे। इन लोगों ने यहाँ पे गए, उन लोगों ने अपने यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को पैदा किया। उन्होंने कहा कि जो है 4 तरह के वर्ण होते हैं, पुरुष सूक्त के अंदर है, वेद के अंदर है, हम लोग जाति में हैं, मेघ जाति है, मेघ वर्ण नहीं है, मेघा जाति है, मलाई जाति है, उनका एक पैसे का जाति है। तो ये जाति कहां से आई? दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौट चलो, और जो लोग वैदिक समाज था उससे दूर था, हमारा समाज भी उससे दूर था, क्योंकि जब मुसलमानों के आक्रमण हुए
तो सिंधु के आसपास जो मेघ लोग रहते थे उन लोगों को पलायन करना पड़ा। ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर की ओर गए, कुछ लोग पंजाब की तरफ होकर के राजस्थान की तरफ गए, कुछ लोग गुजरात की तरफ गए। तो इस पलायन के अंदर उनका जो धर्म था उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं था। हमारा ये मानना है कि वो क्योंकि वहां का एरिया सब आप गांधार, बलूचिस्तान, इधर का आपका मुल्तान देख लीजिए, आपका लाहौर देख लीजिए, जहां जहां सब ब्रिटिश फॉरेनर्स थे, तो वो छोड़ करके वो लोग आए। तो उनसे मैं अपनी धर्म पे बात नहीं करूंगा, तो वहां से वो निकल के आए, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर नहीं थे। और यहाँ पर राजनीति के अंदर ये था कि वोटों का अधिकार आ रहा था, तो आपको जमात में शामिल करना था। दयानंद सरस्वती जी ने कई जातियों को जोड़ा, बहुत अच्छा काम किया, हम लोग के कर्तव्य वास्तव में करते थे। उन लोगों ने मेघों के अंदर शिक्षा का प्रचार किया, आर्य समाज ने, और उन्होंने भगत नाम मेघ लोगों को दिया। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भाई मेघवाल मेघ ये अलग अलग है, ये नामों का एक परावर्तन है कि लोग इसको क्या कहते हैं। तो भगत जो है मेघों का नाम दिया, उसी प्रकार से महाशय दिया, और आपके गोली प्रदान होते हैं वो होते हैं। तो सबसे ज्यादा जिसको शुद्धिकरण करते हैं मेघों का, उनको भगत नाम दिया। लेकिन भगत नाम शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में नहीं है। मेघ नाम शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में पंजाब में भी भगत नाम नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। और जहां 12 स्टेट में जहां पे मेघ और मेघवाल, मेघ ऑब्लिक मेघवाल मिलेगा आपको, एक दो स्टेट को छोड़कर। तो मूल जाति जो है वो हम लोगों की मेघ में, बाकी सब के बाद में मेघ एक प्रिमिटिव कास्ट थी, और उससे मेघवाल का मतलब होता है उसके वंशज। वाल का मतलब जो पुराना पानी से उसका मतलब होता है उसके बाद में उससे निकलने वाला उसके वंशज। तो मेघों के वंशज जो है उसको मेघवाल कहते हैं। कुछ लोग मेघ शब्द का अर्थ जो है वो आपका बादल से जोड़ते हैं, और वो ऋग्वेद से जोड़ता है, क्योंकि ऋग्वेद में जो मेघ शब्द है वो बादल का पर्यायवाची शब्द है। ऋग्वेद के अंदर मेघ शब्द कई बार आया है, और उसके समझने की निरुक्त जो है, निरुक्त के बिना आप वेद को नहीं समझ सकते। निरुक्त और निगट, निरुक्त के अंदर वेद के 30 पर्यायवाची शब्द है, और उन पर्यायवाची में वही शब्द दिए हुए जो आपकी उपजातियां है, जैसे आपका काला है, जैसे ऊपर है, जैसे आपका गोदरा है, जैसे आपका रोहन है, ये वेद की उपजातियां जो वेदों की उपजातियां है। तो ये उन्होंने जो नाम दिया, तो ये इसलिए हमारे अंदर की फर्क जो है, जो किसी भी तरह का, वो हमको नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बता सकते उसके बाद में वेदों का यहाँ पे राज्य रहा, क्योंकि इतिहास लिखा नहीं जाता था उससे। तो इतिहास लिखने की हम लोगों की भूल रही, या उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं थी, गांधी की लिपि थी, पाली भाषा थी, तो लेकिन इतिहास की दृष्टि नहीं थी। इतिहास की दृष्टि आगे को नहीं थी, लेकिन उनको इतना था कि हमारा राजनीति, उन्होंने रामायण लिखा, उन्होंने महाभारत लिखा, उन्होंने पुराण लिखे, और उसके अंदर जो पुराणों को जो है घटनाओं को, कोई घटना कहीं से जुड़ी, कोई कहीं से जुड़ी, लेकिन मैं तो विष्णु पुराण के अंदर आपका, पद्म पुराण के अंदर, भागवत पुराण में, मत्स्य पुराण में, जिन पुराणों को मैं नाम दे रहा हूं, उसके अंदर वेदों की